आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, तो प्रगति की वजह से उसको रोटी, कपड़ा, मकान ऐसी कई सारी आवश्यकता है। और बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण उसे जंगलों को काटना पड़ रहा है। और कई सारे जो उनके दैनिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़ों के लिए औद्योगिकीकरण हो रहा है, उसके लिए उनको ज़मीन चाहिए, तो वहाँ पे उसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव इंट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें मानव को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो प्लांट्स हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये सब नेगेटिव इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल है। हम इसके अंतर्गत बायोटा को भी इंक्लूड करेंगे। बायोटा क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन जब हम यहाँ पे बायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत, तो हम बायोटा को भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। बायोटा के बारे में मैं पहले ही डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और प्लस ये जो है बायोटिक फैक्टर एक इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसलिए आपको और बायोटा का एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। पिछले 2 सालों में भी आप जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स है वो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो छोटा या बड़ा इसकी फॉर्म आती है, तो आप इसको भी अच्छे से देखें। बायोटा का मतलब होता है कहीं कोई भी एक विशेष वनस्पति, मतलब सामुदायिक यूनिटी, इकाई। अगर कोई हम खास स्थान ले लें तो वहाँ की प्लांट कम्युनिटी किस तरह की है, तो वो वहाँ का बायोटा कहलाया जाएगा। तो हम बायोटा की डेफिनेशन देखें तो किसी खास स्थान की वनस्पति जो समुदाय है उसको बायोटा कहा जाता है। बायोटा को हम हिंदी में जीव जात कहते हैं। मतलब क्षेत्रीय जलवायु की विशिष्ट जो सामुदायिक इकाई है वही वहाँ की बायोटा होगी या वहाँ की जीव जात होगी। अब बायोटा को हमने मेनली 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब आपको सबको पता है, एक्वा जहाँ पे भी नाम होता है उसका मतलब जल से होता है। एक्वेटिक बायोटा को हमने 3 भागों में बांटा है। क्या 3 भाग कौन कौन से है? फ्रेश वाटर यानी कि जो एकदम स्वच्छ जल है, अलवणीय जल है, सलाइन वाटर जो लवणीय जल है, और एस्चुराइन यानी कि जो समुद्र के आसपास जो खड्डे होते हैं, जो छिछले होते हैं, जहाँ कम पानी होता है वो। अब हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो हमें एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं। फ्रेश वाटर को हमने 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि फ्रेश वाटर 2 भागों में पाया जाता है। एक तो बहता हुआ यानी कि नदियां, झरने इत्यादि, और एक लैंटिक जो स्थिर होता है, तालाब, पोखर इत्यादि। तो फ्रेश वाटर के 2 एग्जाम्पल हो गए, लैंटिक और लॉटिक। लैंटिक के अंदर आप देखेंगे तो जो नदी और झीलों के अंदर जो पाई जाने वाली वनस्पति समुदाय है वो सब आ जाएगा। जो फाइटोप्लैंक्टन मेन होते हैं, तैरने वाले पादप, ये सब। और जो नदियां और ये सब है इनके अंदर नील हरित शैवाल और हरी शैवाल, हरे प्रोटोजोआ, हरे फ्लैजिलेट्स इत्यादि। उसके बाद हम सैलाइन वाटर की बात करें महासागर में, तो महासागर का जो बायोम होता है वो तो बहुत ज्यादा घना होता है, इसके अंदर कई सारे नीचे वनस्पति पाई जाती है, तो उसको हम सैलाइन वाटर बायोम कहते हैं। फिर है एस्चुराइन। एस्चुराइन में जो छिछले होते हैं तो समुद्री घास ले सकते हैं। लवणीय और अलवणीय जल का जहाँ संगम होता है उसे हम खाड़ी समुदाय कहते हैं, और उसे हम एस्चुराइन बायोम कहते हैं। एस्चुराइन बायोम को आप अच्छे से याद करना, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। तो एस्चुराइन जो बायोम होता है उसको हम कहते हैं वहाँ पे तेज ज्वार आते हैं, इनकी पानी की लहरें बहुत ऊंची होती है, और यहाँ पे दीर्घ पादप जो बड़े बड़े मैक्रोफाइट्स या समुद्री खरपतवार, समुद्री घास, दलदली घास इत्यादि मिलते हैं। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के अंदर कई सारे एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल के अंदर टेरेस्ट्रियल बायोम यानी स्थलीय बायोम जो स्थल पर पाया जाता है, तो इसके अंदर जो मेन है, यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर है, टुंड्रा। इसको हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। टुंड्रा का अर्थ होता है जैसे पृथ्वी पर टोटल 2 टुंड्रा बायोम है, जिसमें एक पहला आर्टिक है और दूसरा न्यू आर्टिक है। तो दोनों ही क्षेत्रों की जातियां जो बिल्कुल कॉमन होती है, यहाँ पे ज्यादा वनस्पति नहीं मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे घास, मोस, लाइकेन इत्यादि होते हैं। यहाँ की जो पूरी जमीन होती है बर्फ से ढकी रहती है पूरे वर्ष पर। बहुत ही कम जमीन जो होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ विहीन हो सकती है। उसके बाद में है टेगा। टेगा जो होती है वह आर्कटिक टुंड्रा व स्टेपी के मध्य जो उत्तरी परिध्रुवीय बैरियर है वो कॉनिफर वन जो है वो टेगा कहलाते हैं। टेगा के अंदर जो एग्जांपल्स हो जाएंगे वो मेन स्प्रूस और कॉनिफर पादप है। इसको आप अच्छे से याद रखें, स्प्रूस और कॉनिफर पादप। उसके बाद है मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र शीतोष्ण कोनधारी वन बायोम। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पे मिलते हैं। आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है क्योंकि बुक्स में सब कुछ दे रखा है। आप एक बार टेरेस्ट्रियल बायोम के जो ये रिवीजन है उसको देख लीजिए और फिर इसके बाद बुक में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है थूजा प्लिकेटा,
एबिस ग्रैंडिस एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम जो है उसका नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के वह क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, 10 से 30 इंच के बीच में, और ये बहुत बड़ा पृथ्वी का भूभाग है। यहाँ पे ज़्यादातर घास के मैदान मिलते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है। इसके अंदर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भाग आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पेनिकम विरगेटम, सोरेगेस्ट्रम लुटेंस, स्पोर्टियाना पोक्टिनाटा एक्सेट्रा। उसके बाद में हम लेंगे टेम्परेट डेसिडुअस। पहले तो आप जान लो कि डेसिडुअस का मतलब क्या होता है। ऐसे पौधे जिनकी एक निश्चित ऋतु में पत्तियां जो है वो झड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं पर्णपाती, और डेसिडुअस का हिंदी में मतलब पर्णपाती होता है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम का मतलब है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम। इस भाग में पूर्वोत्तर अमेरिका, पूरा यूरोप, जापान का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि आते हैं। यहाँ की जो प्रभावी वृक्ष है उसमें मैपल और ओक, चेस्टर इत्यादि है। यहाँ पे जो फल मिलते हैं ये गूदेदार होते हैं, और नट जिसमें काजू और ये सब बादाम और आती है ये काफी अच्छी मात्रा में इससे मिलते हैं। तो कोणधारी पादप जो होते हैं जिसमें पाइन भी सम्मिलित है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम में आता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सवाना बायोम। सवाना आप सबको पता है घास है, तो घास के ऐसे मैदान जो कहीं कहीं होते हैं जहाँ पे कहीं कहीं वृक्ष है, कहीं कहीं ज्यादातर घास है, जहाँ पे 40 इंच से 60 इंच तक वर्षा होती है, जहाँ लंबा एक मौसम शुष्क ही रहता है, जहाँ जंगल की आग जैसी घटनाएं सामान्य रूप में मिलती है, उसे हम ट्रॉपिकल सवाना बायोम्स कहते हैं। अभी हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लंबे टाइम तक आग लगी थी और जो बुझी नहीं थी, तो वो ट्रॉपिकल सवाना बायोम का एक कॉमन पार्ट है। ट्रॉपिकल सवाना बायोम्स के एग्जांपल है पेनिकुम पेनिसुटम इम्परेटा, खजूर, काष्ठीय जो यूफोर्बिया होते हैं, और घास के अंदर ये मैंने बता ही दिया पेनिकुम पेनिसुटम एंड्रोपोगोन इम्परेटा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट के नाम से आपको पता ही होगा जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा कम, मतलब मात्र 10 इंच से भी कम होती है, जहाँ पे वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और सहारा क्षेत्र में जैसे वर्षा न के बराबर होती है, यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स जो होती है मेन सक्यूलेंट और जीरोफिटिक श्रब्स के रूप में मिलती है। और जीरोफिटिक प्लांट होंगे तो उनके ऊपर लीफ नहीं होगी, सिर्फ कांटे होंगे। ये सब आपके अंदर आगे जो सक्सेशन पढ़ेंगे उसमें जीरोफाइट्स के कैरेक्टर से उसमें आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल होंगे नील हरित शैवाल, मॉस, लाइकेन इत्यादि। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चैपरल बायोम। चैपरल बायोम को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि चैपरल नाम कई बार आया है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैपरल बायोम का मतलब है जो शीतोष्ण क्षेत्र में मिलने वाले हैं, जहाँ शीत ऋतु जो है बहुत लंबे समय तक रहती है और गर्मी का मौसम कम होता है। यहाँ पे कठोर मोटी सदाहरित पर्णों वाले जो वृक्ष होते हैं या झाड़ियाँ मिलती है, ये ज्यादातर कैलिफोर्निया, मैक्सिको, भूमध्य सागर के तटों पर पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया के जो सदाबहार वृक्ष होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और कई बार यहाँ पे झाड़ियाँ भी मिलते हैं। इसके अंदर सबसे जो मेन नाम आता है वो है माइली स्क्रूब। जो वनस्पति क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के, इसको माइली स्क्रूब कहते हैं, और जो यूकेलिप्टस है वो यहाँ पे प्रभावी रूप से मिलते हैं। तो ये चैपरल बायोम है। चैपरल बायोम को आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो दक्षिण अमेरिका के अमेजोन, ओरिनोका बेसिन क्षेत्र, केंद्रीय अमेरिकन, यहाँ मिलने वाले इंडो मलाया, बोर्नियो, न्यू गुयाना क्षेत्र, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ पे मिलने वाले जो जितनी भी वनस्पति है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम के अंतर्गत आती है। इसके अंदर हमें जो मेन दिखने को मिलेगी वो लियनास यानी कि कटलताएं, जो हमने आगे पढ़ा था। यहाँ पे भी देखो बच्चों, जब भी हम आगे बढ़े और कोई नाम आता है तो हमें फट, अगर वो नाम हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो उसको हम एक बार देख लेना चाहिए। इससे हमारा रिविजन होता है और जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो हमें उसका आंसर जल्दी से याद आता है। तो लियनास क्या था, हमने कहाँ पढ़ा था, पॉजिटिव इंटरेक्शन में पढ़ा था, और हमने इसको कॉमन सेलिज्म का जो एग्जाम्पल था उसके अंदर पढ़ा था, जिसमें जो लिनियास जो होती है वो दूसरे पौधों पर उगती है, कटलताएं होती है, और इसमें कटलताओं को फायदा होता है। इस तरह से आपको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल स्क्रब्स एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम्स। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे वर्षा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जलवायु कारक असमान रहते हैं, आर्द्रता इस भाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे एक तरफ सवाना तो दूसरी तरफ वर्षा के वनों के मध्य वाला क्षेत्र है, मतलब सवाना और जो बहुत बड़े बड़े वन पाए जाते हैं उनके मध्य का क्षेत्र है। जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील में ये ज्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे कंटीली वन वाली झाड़ियाँ और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं।
नेक्स्ट है चौड़े पर्णी सदाबहार समशीतोष्ण वन बायोम, यानी कि ब्रॉड लीवन एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल बायोम। इसका एग्जांपल है फाइकस एरिया। फाइकस जहाँ पे भी नाम आता है तो आपको समझ जाना चाहिए वो पीपल वाली फैमिली से है। लिसीमोला, बुर्सिया एक्सेट्रा। साबल पोलमेटो जो यहाँ पे पाए जाने वाला पादप है, इसमें भी कटलताएं एपीफाइट्स मिलती है। अब फिर से नाम आया एपीफाइट्स। एपीफाइट्स नाम आते ही आपको याद आना चाहिए अधिपादप जिसके अंदर वेलामेन पाया जाता है, जो जलवायु की आर्द्रता को ही ग्रहण कर अपने जीवन की जल की पूर्ति करता है, और इसका एग्जाम्पल था ऑर्किड। नेक्स्ट है नर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट बायो। नर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट बायो में जो सघन सदाबहार वन होंगे जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया के बीच का भाग यूरेशिया। इसकी जो प्रमुख वनस्पति होगी वो स्प्रूस, फिर पाइन, यहाँ के जो सदाबहार वृक्ष होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, एवरग्रीन, जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती है, वो नर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट बायो में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे सक्सेशन। थैंक यू।